बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेरिएबल लेवल ऑफ स्पेकुलेटिव बैलेंसेस, यानी अब जो आपके पास स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए जो पैसा है वो वेरी कर रहा है, और इसको भी हम दो तरह से पढ़ेंगे। एक किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए भी डिस्कस कर सकते हैं और इंडिविजुअल के लिए भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि जो वेल्थ है वो कंसिस्ट करती है, wealth consists of partly bonds and partly money। जाहिर सी बात है कि जो लोगों के पास वेल्थ है उसमें कुछ हिस्सा बॉन्ड है और कुछ हिस्सा जो है उनके पास कैश है। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में तब्दीली आएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में तब्दीली आने की वजह से आप जानते हैं कि मार्केट वैल्यू जो है बॉन्ड की, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स जो है वो भी चेंज हो जाएगी। जब मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड चेंज होगी तो इसका मतलब ये है कि फिर आपकी जो टोटल वैल्यू ऑफ वेल्थ है, टोटल वैल्यू ऑफ वेल्थ है वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेल्थ को हमने क्या कहा हुआ है कि वेल्थ इज इक्वल टू बॉन्ड्स प्लस मनी, है ना। तो अगर इसकी वैल्यू में चेंज आएगी तो वेल्थ की वैल्यू में भी चेंज आएगी, या अगर इसमें तब्दीली आए तो फिर भी चेंज आएगी। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में तब्दीली आने की वजह से मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड चेंज होगी, और मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड चेंज होने का मतलब ये है कि आपकी वेल्थ की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। ये चीज क्लियर होगी बात। अच्छा, अब हम इसको पहले इंडिविजुअल के लिए डिस्कस कर लेते हैं, वेरिएबल लेवल ऑफ स्पेकुलेटिव बैलेंसेस को, और फिर कम्युनिटी के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हेडिंग देते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी फॉर एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के लिए स्टेरिंग। तो जहां पे क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये ज़हन में रखेंगे, वहां पे नेट यील्ड 0 होता है और आप बॉन्ड होल्डिंग और कैश होल्डिंग में इंडिफरेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि इससे ऊपर ये जो ब्लैक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कर्व आ रहा है इसके ऊपर, इससे ऊपर नेट यील्ड पॉजिटिव है। तो जहां नेट यील्ड पॉजिटिव होता है तो वहां पर क्या करते हैं आप, जहां नेट यील्ड पॉजिटिव होता है वहां पर आप बॉन्ड होल्ड करते हैं। तो इससे ऊपर तो सारी बॉन्ड होल्डिंग होगी। तो ये कर्व पहले ये बन जाएगा, ये वाला हिस्सा, और इससे इस पॉइंट पर आप जो है वो क्या है, इनडिफरेंट है बिटवीन बॉन्ड होल्डिंग एंड कैश होल्डिंग। और इससे आगे अगर आप आ जाए, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट, इससे आगे ये कर्व की सिचुएशन कुछ यूं है, इधर भी और इधर भी, ठीक है जी। तो ये पॉइंट्स ले लेते हैं ई, इसको मैं कह देता हूँ पॉइंट जी, और इसको मैं पॉइंट कह देता हूँ एफ, और इसको इससे मिला दें तो ये पॉइंट है बी। और अगर हम इस क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से नीचे कोई पॉइंट लेते हैं, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं I1, या हम लेते हैं क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से नीचे कोई और इंटरेस्ट रेट यानी I2, तो आपके सामने पोजीशन है कि यहाँ पर ये पॉइंट C है, और इस जगह पे आ जाएं तो ये पॉइंट क्या है, D है। तो C पॉइंट पर अगर हम इस कर्व पे चले जाएं तो ये आपके पास जो स्पेकुलेटिव बैलेंसेस हैं Q1 आते हैं, और यहाँ पर जो स्पेकुलेटिव बैलेंसेस आते हैं वो Q2 आते हैं, ठीक है जी। अब इस ग्राफ को हम समझ लेते हैं। इसके अंदर ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इसके अंदर ये बता रहे हैं कि जी पहला पॉइंट ये है कि अगर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से ऊपर होगा तो जाहिर सी बात है बॉन्ड होल्डिंग होगी, कैश होल्डिंग क्या हो जाएगी, ज़ीरो कैश होल्डिंग होगी। और वो ब्लैक लाइन से मैंने शो भी कर दी है, कर्व आपका वाई एक्सिस के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा,
ठीक है ना जी, कोई इनसाइड मींस कि उसके ऊपर ही आ जाएगा, और ऊपर आया वो नजर भी आ रहा है, वर्टिकल। अच्छा, अब इंटरेस्ट यानी इफ करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स, और फॉल करके क्या हो जाता है, एंड बिकम्स I1 हो जाता है, I1 आपको नजर भी आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कि क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से नीचे जाएं तो क्या होता है, आपको नुकसान होता है। बॉन्ड इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से नीचे जाएंगे तो नेट यील्ड नेगेटिव हो जाएगा। जब नेट यील्ड नेगेटिव हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप बॉन्ड्स को बेचेंगे और बॉन्ड्स को कन्वर्ट करेंगे किस में, कन्वर्टेड इनटू कैश। और इसका मतलब ये है कि आप बॉन्ड को बेचना शुरू कर देंगे, और आप इसको कहते हैं इनकैशमेंट ऑफ द बॉन्ड्स। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से, आपको पता है कि बॉन्ड की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जब वो कन्वर्ट करेंगे तो फिर वो कहाँ पे आ जाएंगे, कन्वर्ट करके OQ1 तक आ जाएंगे। ठीक है ना, OQ1 तक आ जाएंगे। ये होगा पहली सिचुएशन। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट मजीद कम होता है, इफ करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स, और वो फॉल होके कहाँ तक चला जाता है, अप टू I2 तक चला जाता है। तो I2 पर जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो फिर वो जाहिर सी बात है कि वो क्वांटिटी को Q2 तक ले जाएंगे। तो होल्डिंग ऑफ कैश, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कैश है ना, तो होल्डिंग ऑफ कैश जो है वो बढ़ जाएगी, होल्डिंग ऑफ कैश बढ़ेगी, और वो कहाँ तक चली जाएगी, वो OQ1 से OQ2 तक चली जाएगी। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर ये समझ आ गई कि जो इंडिविजुअल स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है, वो कर्व वो है ABG और F है, ABGF। तो ABGF, तो A पॉइंट ये है फॉर एग्जांपल, ABG, यहां से फिर G शुरू होता है और फिर ये यहां तक F तक जाता है, यानी ABGF। ये आपके सामने, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, जो कर्व है AB ब्लैक पहले नजर आ रहा है, और G से F तक आपको मैं अब कर देता हूँ, ये वाला कर्व ABGF। ये ABGF जो है, ये एक बंदे का जो है वो वेरिएबल, जब स्पेकुलेटिव बैलेंसेस हो उस वक्त उसका ये कर्व होगा। ठीक है जी। अच्छा, तो अब एक पॉइंट और इसके अंदर समझ लीजिए, वो ये कि अगर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मैंने पहले भी बताया, क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा हो जाए तो आप ऑल क्या करते हैं, ऑल बॉन्ड होल्डिंग करते हैं, यानी सारी बॉन्ड होल्ड कर लेंगे, सारे बॉन्ड होंगे। और अगर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से नीचे हो जाए तो फिर ऑल कैश होल्डिंग करेंगे आप। ठीक है जी। तो इस सूरत के अंदर अगर ये सिचुएशन हो जाती है कि आप सारे कैश होल्ड कर लेते हैं, तो उस सूरत में स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है, मनी कर्व बिकम्स perfectly inelastic, perfectly inelastic का मतलब है वर्टिकल, है ना। और इसका दूसरा मतलब ये है कि इंटरेस्ट इनवेरिएंट का मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट में चेंज भी आए तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के अंदर चेंज नहीं आएगा।
इसे कहते हैं इंटरेस्ट इनवेरिएंट, मतलब कि इंटरेस्ट में तब्दीली आने के बावजूद भी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी में चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो जरा यहाँ समझिए कि अगर इंटरेस्ट रेट फॉल किया है और इंटरेस्ट रेट फॉल करके आप यहाँ पे आ गए इस जगह पर, और आपने सारे जो है वो सारी जो है ना बॉन्ड्स को कैश में कन्वर्ट कर लिया यहाँ तक, अब तो आपके पास कोई बॉन्ड पड़े ही नहीं। अब इसके बाद अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मजीद कम भी हो जाता है तो अब आप कैसे बॉन्ड्स को कैश में कन्वर्ट करेंगे? इसका मतलब ये है कि अब इंटरेस्ट रेट जितना मर्जी नीचे जाता जाए, आपकी जो कैश होल्डिंग है वो तो आपने सारे जब कन्वर्ट कर लिए तो आप Q1 से Q2 पर जा ही नहीं सकते। इसलिए ये कर्व जो है फिर वो A, B, G और G के बाद ये फॉर एग्जांपल P पॉइंट है और P से Q1 तक चला जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा यहाँ पे आके। अगर आप सारे बॉन्ड्स को कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं तो अब इंटरेस्ट इनवेरिएंट हो जाएगा। इंटरेस्ट इनवेरिएंट का मतलब ये है कि ये देखें ये वाला पॉइंट बनेगा तो इस पे इंटरेस्ट रेट ये हो जाए, तो इंटरेस्ट रेट चेंज होने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये आपके सामने है कि इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, तो इंटरेस्ट रेट के चेंज होने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसके ऊपर, कर्व के ऊपर। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे शो की जा रही है। ये मैं आपको एक अलहदा से भी बता दूं करके कि ये अगर वर्टिकल हो जाता है तो इंटरेस्ट रेट देखें बढ़ जाए या कम हो जाए, यानी बढ़ जाए या कम हो जाए, जो Q1 है वो सेम रहेगा। तो ये आपका स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कर्व जो है वो वर्टिकल हो जाएगा वहां पे। ठीक है ना जी। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल at I1 all speculative balances are held in cash, then due to fall in rate of interest from I1 to I2, demand for cash would not increase to OQ1 to OQ2। यही बात मैंने अभी आपको समझाई। इसका मतलब ये है कि अगर I1 पर ही, इसका मतलब ये है कि अगर आप पे ही आपने सारे जो बैलेंसेस हैं वो आपने कैश में कर लिए हैं कन्वर्ट, तो फिर मजीद जितना मर्जी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता रहे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उससे डिमांड फॉर कैश जो है वो नहीं बढ़ेगी, वुड नॉट इंक्रीज, नहीं बढ़ेगी। कहां तक? OQ1 से OQ2 तक नहीं बढ़ेगी, और वो इंटरेस्ट इनवेरिएंट हो जाएगा ना। इनवेरिएंट मींस कि नो चेंज। इंटरेस्ट रेट में चेंज आने के बावजूद भी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी में कोई चेंज नहीं आता है, तो उसको हम इंटरेस्ट इनवेरिएंट कहेंगे। ठीक है, और उसकी वजह यह है कि आपने कन्वर्ट कर लिए सारे बॉन्ड्स कैश में, अब आपके पास बॉन्ड्स है ही नहीं, तो उनको कैश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इस वजह से वो नहीं बढ़ेगी, वर्टिकल हो जाएगा कर्व वहां पे। ठीक है जी, तो ये हमने पढ़ लिया स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी फॉर इंडिविजुअल। अब आखिरी इसमें जो बात रह गई है वो है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी फॉर किसके लिए? कम्युनिटी के लिए। लेकिन तो फॉर एग्जांपल ये पहला है, ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, इधर ये वर्टिकल हो रहा है। ठीक है जी, और अब ये यानी ये इंडिविजुअल, ये कम्युनिटी के स्पेकुलेटिव बैलेंसेस हैं जो कि मैंने शिफ्ट किए हैं। ये क्यों शिफ्ट होते हैं ये अभी बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये पहले ये बना लिए, और इसके अंदर जो पहला है
वो मनी सप्लाई कर्व बनाते हैं। ये फॉर एग्जांपल मनी सप्लाई कर्व है, M1S मनी सप्लाई कर्व है, और यहाँ पर जो है वो फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम हुआ, और इसको हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट का नाम दे दिया आई नॉट। ठीक है जी। तो अब ये होता है कि मनी सप्लाई में क्या होता है, इजाफा होता है। जब मनी सप्लाई में इजाफा होगा तो ये आपके सामने, ये मनी सप्लाई के अंदर मैं इजाफा कर रहा हूँ, ये मनी सप्लाई में इजाफा हो गया, और ये आ गया M2S यानी मनी सप्लाई कर्व ये हो गया। तो यहाँ पे ज़रा नोटिस कीजिए कि अगर इसी पहले वाले ही समीशन MSP ये 1 है, इसके ऊपर रहते हुए अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि इस पॉइंट से अगर हम इसी पहले ही MSP 1 कर्व पे रहें तो इंटरेस्ट रेट जो है वो फॉल करके कहाँ पे आ जाता है, इंटरेस्ट रेट फॉल करके I0 से I1 पर आ जाता है। और आप जानते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट में कमी आएगी तो इंटरेस्ट रेट में कमी आने की वजह से बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी, और बॉन्ड की वैल्यू बढ़ने की वजह से आप बॉन्ड्स को बेचेंगे और आपकी वेल्थ में इजाफा होगा। जब वेल्थ में इजाफा होगा तो उसके नतीजे में ये जो डिमांड फॉर मनी कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ पर भला, अपवर्ड। यानी इसका मतलब मनी सप्लाई में इंक्रीज होने की वजह से ये सारा कुछ होगा। ठीक है जी। यहाँ पर ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये बी और ये पहला जो है वो कौन सा है, ये BE, और इसको BE ना कहें इसको, बल्कि A1 कह लें, सॉरी, दिस इज A1। और ये जहाँ पर ये वर्टिकल हो रही हैं लाइनें, ये वाला, ये फर्ज कर लीजिए कि ये क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कौन सा भला, मिनिमम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये लाइन, ये मिनिमम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये इसको हमने E पॉइंट का नाम देना है, इसको हमने इस पॉइंट को हमने, ये वर्टिकल है यहाँ पे, ठीक है ना जी, इसको हमने F पॉइंट का नाम देना है, और इसको हमने G पॉइंट का नाम देना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि BE, BF और BG ये क्या है, 3 MSP कर्व्स हैं drawn on the assumption of given aggregate wealth, इतनी वेल्थ है। तो ये MSP2 और ये समीशन MSP3, ये 3 बन गए जी, BE, BF और ये BG, ये BE है, ये BF और ये BG। ये वही कर्व है जो आपने यहाँ पे पढ़ा था, ये वाला, ये वाला कर्व है, कम्युनिटी के लिए भी पढ़ा था, ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये हो गया। अभी मैंने आपको ये बताया कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट A है। इस A पॉइंट की वजाहत मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि इफ M1S यानी मनी सप्लाई 1 और BE जो है डिमांड कर्व इंटरसेक्ट एट पॉइंट A, तो उस जगह पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है I0। ये आपके सामने I0 नजर आ रहा है आपको ग्राफ के अंदर, I0 है, ठीक है ना जी। और अगर मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाए, मनी सप्लाई को बढ़ाकर M1S से M2S कर दिया जाए तो क्या होगा, तो उसी सेम डिमांड कर्व पे रहते हुए, यानी मनी सप्लाई बढ़ा दी जाए ऑन दी सेम डिमांड कर्व, सेम डिमांड कर्व,
तो इंटरेस्ट रेट जो है वो फॉल कर जाता है, और इंटरेस्ट रेट फॉल करके I0 से कहाँ पे आ जाता है, I1 पे आ जाता है। ये आपके सामने ये फॉल कर गया, और इसमें आपने देखा कि आपने कर्व चेंज नहीं हुआ है, आपका कर्व जो है वो BE ही रहा है, ठीक है। अब जब इंटरेस्ट रेट में कमी आएगी तो क्या होगा, ये इंटरेस्ट रेट फॉल कर गया है, ठीक है ना जी। ड्यू टू फॉल इन इंटरेस्ट रेट, आपका जो है इंटरेस्ट रेट में तब्दीली आने की वजह से आपकी वेल्थ की वैल्यू बढ़ जाएगी, और वेल्थ की वैल्यू बढ़ने की वजह से एग्रीगेट वेल्थ बढ़ेगी, जिसकी वजह से शिफ्ट होगा डिमांड कर्व, शिफ्ट द डिमांड कर्व फ्रॉम BE to BF, फ्रॉम BE to BF। BE से आप किधर चले जाएंगे, BF पे चले जाएंगे, राइट वर्ड। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, नाउ इक्विलिब्रियम पॉइंट इज एट B with MS2 and rate of interest is equal to I2। ये मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे, यानी अब जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने का इफेक्ट क्या हुआ कि ये शिफ्ट कर गया और यहाँ पर आ गया BF पे, और अब जो न्यू इक्विलिब्रियम होगा वो यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, I2 का, ठीक है जी। इसका मतलब यहाँ पे दो चीजें हुई हैं, एक तो इंटरेस्ट इफेक्ट हुआ है और एक वेल्थ इफेक्ट हुआ है। मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट रेट कम हुआ, इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से वेल्थ की वैल्यू बढ़ी, वेल्थ की वैल्यू बढ़ने की वजह से जो कर्व है वो शिफ्ट हुआ और वो BE से BF हो गया, और न्यू इंटरेस्ट रेट जो एस्टेब्लिश हुआ है वो I2 पर चला गया है, ठीक हो गया जी। और यही चीज अगर आप करते रहेंगे इसी तरीके से कि आप दोबारा से मनी सप्लाई को शिफ्ट कर दें, तो आप देखेंगे कि मनी सप्लाई को दोबारा शिफ्ट करेंगे तो वो फिर दोबारा से ऐसे ही होगा। M2 को आपने किया, फिर आप जो है वो M3 को करेंगे, तो ये यही दोनों फैक्ट्स बार बार होते जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल दोबारा यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, मनी सप्लाई कर्व को एक और शिफ्ट कर दूं यहाँ पे, तो मनी सप्लाई कर्व 3 हो गया। तो अब फिर वही होगा, इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, इंटरेस्ट रेट के नीचे आने की वजह से वेल्थ कर्व फिर शिफ्ट करेगा, फिर वो दोबारा से इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। यानी मनी सप्लाई के दो इफेक्ट्स होंगे, एक इंटरेस्ट इफेक्ट होगा और एक वेल्थ इफेक्ट होगा। और अगर हम इन चीजों को ट्रेस आउट कर लें, तो ट्रेस आउट करने के बाद ये आपको B पॉइंट और ये फिर आपको C पॉइंट, तो आपको एक कर्व मिल जाएगा। इस कर्व को हम, ये मैं कर्व पर्पल लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इन A, B और C पॉइंट्स को मिला दे तो आपके पास एक कर्व मिल जाएगा आपको, जिसको हम MSP कर्व कहेंगे, ठीक है, फॉर कम्युनिटी, MSP कर्व फॉर कम्युनिटी, ठीक हो गया जी। तो यहां तक ये बातें समझ आ गई हमें। इसका मतलब ये है कि ज्वाइनिंग A, B and C we get MSP, and there are, ये कब होते हैं, there are interest rate and wealth effects, और अगला पॉइंट ये है कि दिस कर्व will approach the critical rate of interest and becomes flatter and becomes flatter
एंड फ्लैटर एज रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स। ये आपके सामने ये बनता जा रहा है और ये देखिए कन्वर्ज कर रहा है टुवर्ड्स क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जब अगर ये कन्वर्ज कर जाए, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर कन्वर्ज कर जाए, मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ इसके साथ कन्वर्ज कर जाए, ये दोनों इफेक्ट्स होते होते यहाँ तक पहुंच जाए, तो फिर जब आप इस पोजीशन पे आ जाते हैं ना, इस पोजीशन पे मनी सप्लाई बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये वाली जो पोजीशन है ना, ये केन्स ने बताई थी कि इसके अंदर अब आप जितना मर्जी मनी सप्लाई बढ़ाते चले जाएं तो ये मजीद रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल नहीं करता, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें देखें सेम रहता है। इस चीज को उसने लिक्विडिटी ट्रैप का नाम दिया था। दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप, यानी मजीद इसके अंदर मनी सप्लाई के बढ़ाने से ना तो इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा, ना वेल्थ इफेक्ट होंगे, और नो इंटरेस्ट इफेक्ट्स, नो वेल्थ इफेक्ट्स, एंड द इकोनॉमी वुड बी इन द लिक्विडिटी ट्रैप। तो ये जब, यानी इसका मतलब ये कर्व कन्वर्ज करेगा टुवर्ड्स मिनिमम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप लिक्विडिटी ट्रैप में आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। और ये फ्लैट होते होते क्या हो जाएगा, बिल्कुल हॉरिजेंटल हो जाएगा, यानी ये जो ABC कर्व हम बना रहे हैं, ये इस तरह करते 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 ऑटोमेटिकली फिर ये चीज बन जाएगी इसके अंदर। ठीक है, आप इसकी आखिरी जो बात है वो ये है कि हम इसकी थोड़ी सी डीमेरिट्स पर डिस्कशन कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म, तो इसमें 3 क्रिटिसिज्म है जो मैं जल्दी डिस्कस कर दूं। तो क्रिटिसिज्म में पहले ये है कि गैप बिटवीन नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट would disappear, would disappear as investor learn from experience. Number two, any rate, if it persists long enough, will be accepted as normal. So cash demand would be zero. तीसरी बात, uncertainty and all or nothing bond money choice is not in the real world. तो ये इसने 3 क्रिटिसिज्म इस पे क्यों, मैं दोबारा बता दूं। इसमें पहला पॉइंट उसने ये किया है कि नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट और करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जितना गैप जो है वो वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितना वो इन्वेस्टर उस मार्केट में आके लर्न करेगा वो समझ जाएगा कि नॉर्मल और करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट में गैप कितना होता है, तो वो उसके मुताबिक बिहेव करेगा। और अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए प्रेजिस्ट करता है, सबको पता है कि यही रहना है, तो फिर तो लोग उसके मुताबिक ही उसको ही नॉर्मल समझेंगे और फिर वो कैश को तो अपने पास नहीं रखेंगे, फिर बॉन्ड ही लेंगे अगर उनको पता है कि ये रहना ही यही है। और अगली बात ये कि ये जो कह रहा है कि जी अनसर्टेनिटी और ऑल बॉन्ड और मनी नो बॉन्ड, ऑल कैश नो, जो एक्सट्रीम सिचुएशन हमने शुरू में पढ़ी थी, ऐसा नहीं होता है कि लोग एक्सट्रीम पे डिसीजन करें कि हमने सारा कैश ही रखना है या सारा बॉन्ड ही रखना है। ये चीज़ भी प्रैक्टिकली नहीं होती है। तो बात